हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट के सारे फॉर्म्स को पढ़ लिया। ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर कौन कौन से जो है वो एमसीक्यूज पूछे गए, यानी कि नेट और सेट एग्जाम में गाइस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में कौन कौन से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऊपर, यानी कि मोनोपोली मार्केट पे क्या पूछे गए हैं, परफेक्ट कंपटीशन पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे कौन कौन से जो है क्वेश्चन गाइस अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो गाइस, हम लोग जो है वो एक एक क्वेश्चन को जो है वो विद एक्सप्लेनेशन के साथ जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट यूजीसी नेट सेट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो गाइस, यहां पे जो मैंने क्वेश्चंस डाला हुआ है गाइस, आज हम लोग गाइस 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन जो है गाइस वो आपका होमवर्क का होगा। तो गाइस, यहां पे लिखा हुआ है यूजीसी नेट सेट के एग्जाम के क्वेश्चंस है एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, यानी कि इसमें गाइस मैंने 3-4 जो है वो एक्सपेक्टेड के भी डाले हुए हैं क्वेश्चंस, और गाइस ज्यादातर जो इसमें गाइस आपको एग्जाम के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो मार्केट के ऊपर पूछा गया है, पढ़ते हैं हम लोग। इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। गाइज, यहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए नीचे ए बी सी डी। ओके, और ऊपर बोलता है इन इकोनॉमिक सेंस, यानी कि इकोनॉमिक के हिसाब से मार्केट में जो है गाइज क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि मार्केट में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। ओके, तो गाइज हम लोग ने पहला ही जो लेक्चर लगाया था व्हाट इज मार्केट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, अगर आपने उसको देखा है तो गाइज आप इसका आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हो। पहला बोलता है द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज। क्या मार्केट में एक प्लेस होना जरूरी है जहां पे गुड्स परचेज किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। सर, आपने बताया था कि मार्केट में एक प्लेस का होना जरूरी नहीं है, प्लेस होती है मार्केट में लेकिन वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन मार्केट का जो है इस प्लेस तो पार्ट है ही। ओके, तो मार्केट की एक्टिविटीज में प्लेस को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ओके, लेकिन प्लेस के अलावा भी जो है गाइस मार्केट हो सकती है थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अरेंजमेंट। ओके, तो सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। An arrangement through which buyer and sellers comes in close contact with each other directly or indirectly। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे गाइस कोई प्लेस नहीं है, बोलता है कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस की जो है गाइस वो डीलिंग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, या तो किसी के थ्रू करते हैं या तो फिर डायरेक्टली करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, लेकिन ये भी मार्केट की एक्टिविटी है। ओके, तो बी भी आएगा हमारा आंसर। सी बोलता है अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड। मार्केट की एक्टिविटी में शॉप भी इंक्लूडेड है। जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूड है, क्योंकि मार्केट में गाइस बहुत सारी शॉप होती है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस हम लोग को डी का देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो क्या बोलता है, फाइंड दी ऑड वर्ड आउट। यहां पे आपको गाइस 3-4 टर्म्स दिए हुए नीचे, उसमें से आपको बताना है ऑड कौन सा है, यानी कि डिफरेंट कौन सा है। ओके, यानी कि यहां पे एक सीरीज दी हुई है गाइस, लेकिन उसमें से एक जो है वर्ड वो कोई दूसरी सीरीज का है, कोई दूसरी टाइप्स का है। ओके, तो गाइस देखते हैं भी हम लोग। पहला दिया है ए प्राइस मेकर, बी दिया है एंट्री बैरियर्स, सी दिया है मेनी सेलर्स, डी दिया है लैक ऑफ सब्सिट्यूट्स। तो गाइस ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं आपको पहचानना है कि ये कौन से मार्केट के बारे में बात कर रहा है, और इसमें से एक कौन सा पॉइंट जो है वो ऑड है, यानी कि डिफरेंट दिया हुआ है। ओके, तो गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस मेकर एक फीचर है मोनोपोली मार्केट का। जी हाँ, बिल्कुल है। एंट्री बैरियर भी गाइस हम लोग ने पढ़ा था मोनोपोली वाले लेक्चर में कि यहां पे बैरियर ऑफ एंट्री होता है, कोई भी जो बाहर वाला जो इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। तो ये 2 पॉइंट मैच कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट से। ओके, पॉइंट नंबर जो डी है गाइस, लैक ऑफ सब्सिट्यूट्स, ये भी मोनोपोली का फीचर है कि वहां पे हमको क्लोज सब्सिट्यूट्स देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि यहां पे कोई और सेलर नहीं होता, इसलिए दूसरा प्रोडक्ट देखने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो यहां पे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन गाइस जो सी पॉइंट है मेनी सेलर्स, ये जो है गाइस वो मोनोपोली का फीचर नहीं है। तो यहां पे ऑड तो सिर्फ एक ही है, वो है मेनी सेलर्स। ओके, तो यहां पे आपको ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, तो इसमें से हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मेनी सेलर जो है वो एक ऑड दिया हुआ है इसमें, बाकी सारे जो है वो गाइस वो मोनोपोली के फीचर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है गाइस, इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट गेट।
गाइस अभी हम लोग ने रिसेंटली जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला लेक्चर लगाया था उसमें मैंने बताया था कि हर मार्केट में दो पीरियड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग रन पीरियड, एक होता है शॉर्ट रन पीरियड। तो लॉन्ग रन पीरियड में गाइस जो मार्केट वाले सेलर्स होते हैं वो कुछ अलग प्रॉफिट अर्न करते हैं, शॉर्ट रन पीरियड में कुछ अलग प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि लॉन्ग रन वाले पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर्स होते हैं, फर्म्स होती है, उसको कैसा प्रॉफिट मिलता है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन दिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक्सेस प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके तो गाइस अगर आपने लेक्चर मेरा देखा है इससे पहले वाला तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। गाइस लॉन्ग रन पीरियड में गाइस परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, जबकि शॉर्ट पीरियड में गाइस वो लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये याद रखना है हमको। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट represented by the demand curve of the firm। अगेन गाइस ये वाला भी क्वेश्चन जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ये पूछ रहा है गाइस यहाँ पे कि ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पे हम लोग पूरे मार्केट का डिमांड कर्व देख सकते हैं बाय सिंगल फर्म, यानी कि गाइस कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पे एक सिंगल फर्म की वजह से पूरा मार्केट का जो डिमांड कर्व हमको पता चलता है। ओके तो गाइस यहां पे हम लोग ने देख सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारा सही राइट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोनोपोली। क्योंकि गाइस मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे एक अकेला फर्म होता है, एक अकेला सेलर होता है, तो उस फर्म का जो मार्केट डिमांड कर्व होता है गाइस वही रिप्रेजेंट करता है पूरे मार्केट के डिमांड कर्व को। क्योंकि ये पूरी मार्केट में एक अकेला फर्म है, एक अकेला सेलर है, तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वही रिप्रेजेंट करेगा पूरी मार्केट के डिमांड कर्व को। ओके तो इसका सही से आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है गाइस दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यहां पे नीचे ABCD करके हम लोग को 4 पॉइंट दिए हुए हैं और बताना है कि नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें से कौन सा जो फीचर नहीं है परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ओके तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है? जी हाँ बिल्कुल है। हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक यूनिक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके तो ये तो इसका फीचर है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जी हाँ बिल्कुल फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। कोई भी सेलर जो है वो एंट्री कर सकता है और बाकी सेलर जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट भी पढ़ा था गाइस, ये दूसरा यूनिक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कि यहां पे लोग जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, सेलर जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि वो जो है दूसरे सेलर से आगे बढ़ सके। तो सेलिंग कॉस्ट भी हमारा आंसर है, फीचर है मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ऑप्शन नंबर डी गाइस इंटरडिपेंडेंस, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कहीं से भी फीचर नहीं है क्योंकि इंटरडिपेंडेंस यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना ये तो गाइस फीचर है हमारा ओलिगोपोली मार्केट का। ओके तो यहां पे आंसर होने वाला है इंटरडिपेंडेंस यानी कि ऑप्शन नंबर 4D। ओके क्योंकि यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो इंटरडिपेंडेंस फीचर नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया गाइस। मैच द कॉलम का क्वेश्चन जो है गाइस वो बेसिकली मेरा फेवरेट है और बहुत सारे स्टूडेंट का भी फेवरेट होता है क्योंकि यहां पे आंसर करना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि अगर आपको एक दो टर्म्स भी पता है तो गाइस आपको जो है वो आंसर्स यहां पे मिल जाते हैं। ओके तो अभी हम लोग देखते हैं क्या बोलता है गाइस। ग्रुप ए में बताया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस रिजिडिटी, डंपिंग, कोल्यूशन। ओके और ग्रुप बी से इसको जो गाइस मैच करना है। तो गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मैच द कॉलम की तो आपको देखना है कि आपको इसमें से पता क्या क्या है। ओके तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा है, हम लोग ने प्राइस रिजिडिटी पढ़ा है, हम लोग ने कोल्यूशन पढ़ा हुआ है। ओके तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े हुए हैं। तो गाइस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से क्या मैच करेगा देखते हैं हम लोग। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है एडवर्ड चैम्बरलिन। अभी हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पूरा जो है सीरीज कंप्लीट किया तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो चैम्बरलिन है उन्होंने डेफिनेशन दिया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, मोनोपोली का। ओके तो गाइस एडवर्ड चैम्बरलिन का डायरेक्टली मैच करेगा हमारे W से यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। तो W का 2 कहां पे मैच किया गाइस? W का 2 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में भी मैच किया है और ऑप्शन नंबर सी में भी मैच किया है। ओके तो यानी कि अभी हम लोग को आगे भी और देखना पड़ेगा। ओके कभी कभी एक पॉइंट से ही मिल जाता है सारा आंसर। प्राइस रिजिडिटी, तो प्राइस रिजिडिटी में गाइस हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ओलिगोपोली मार्केट का पार्ट है प्राइस रिजिडिटी। यहां पे जो सेलर को जो है वो एक ही प्राइस पे टिके रहना पड़ता है। ओके तो प्राइस रिजिडिटी में गाइस हम लोगों ने एक ऑथर का नाम पढ़ा था, वो है पाउल स्विजी। ओके पाउल स्विजी ने किंग डिमांड कर्व को एक्सप्लेन किया था और वहां पे उन्होंने प्राइस रिजिडिटी के बारे में बताया था। ओके तो गाइस प्राइस रिजिडिटी का एक्स से मैच करेगा पाउल स्विजी से, तो एक्स का मैच करने वाला है हमारे ऑप्शन नंबर 4 से। तो गाइस एक्स का 4 जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ओके और भी देख लेते हैं हम लोग गाइस।
डंपिंग। डंपिंग गाइस हम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डंपिंग। मैं बताता हूं बेसिकली डंपिंग का मतलब क्या होता है। डंपिंग का मतलब होता है गाइस कि गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि अपनी लोकल मार्केट में और फॉरेन मार्केट में अलग अलग प्राइस में बेचना और प्रॉफिट कमाना। तो गाइस यहां पे देख सकते हो आप, डंपिंग का मैच करेगा सेल ऑफ गुड्स एट वेराइंग प्राइस इन फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डिफरेंट प्राइस में डोमेस्टिक में और फॉरेन मार्केट में बेचना सामान को। ओके, तो वाई का मैच करेगा आई से। कल्यूजन देखते हैं गाइस। कल्यूजन भी हम लोग ने पढ़ा था कि ओलिगोपोली का एक फीचर है जहां पे गाइस सेलर लोग क्या करते हैं, आपस में कॉपरेशन में काम करते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, चाहे वो प्राइस का डिसीजन लेना हो या आउटपुट का डिसीजन लेना हो। ओके, तो गाइस उसको बोलते हैं कल्यूसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। तो कल्यूजन मैच करेगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 से। फर्म्स वर्किंग टुगेदर, यहाँ पे फर्म्स कैसा वर्क कर रहा है, टुगेदर, साथ में, इन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को डिसीजन लेने में गाइस यहाँ पे डिसाइड करने में फर्म्स जो क्या करती है, एक दूसरे से मिलके काम करती है। तो ये सीधा सा जो गाइस मिल रहा है हमारा कल्यूजन से, यानी कि जेड का मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से। तो ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं गाइस ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी गाइस अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। और गाइस ये जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया वो सेट एग्जाम का था। ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस वो नेट एग्जाम में पूछा गया था अभी रिसेंटली 2020 के पेपर में। ओके, तो गाइस एक साइड बताया गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट बताया गया, मार्केट फॉर्म्स, और दूसरी तरफ उसके फीचर से मैच करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था गाइस। हम लोग देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन गाइस हम लोग ने पढ़ा है। उसका फीचर अभी सभी को याद है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सिंगल प्राइस होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होते हैं। ओके, तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या मैच करेगा इससे। तो गाइस देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है हम लोग को, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट तो मैच करेगा हमारा परफेक्ट कंपटीशन से। तो ए को 3 से मैच किया गाइस। आप देख सकते हो गाइस ऑप्शन नंबर 3 में ही ए को 3 से मैच किया, बाकी किसी ऑप्शन में तीसरे को ए से मैच नहीं किया। तो यहाँ पे हमको एक ही ऑप्शन से जो गाइस यहाँ पे आंसर मिल गया। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग। मोनोपोली का मैच करेगा गाइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था मोनोपोली मार्केट में एक अकेला सेलर है, वो क्या करता है, प्राइस में भेदभाव करता है। किसी बायर को जो वो सस्ते में प्रोडक्ट बेचता है, किसी बायर को महंगे में बेचता है, तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मैच करेगा गाइस सेकंड ऑप्शन से, यानी कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। यहां पे गाइस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, सबके अलग अलग ब्रांड होते हैं, तो उनको अपने ब्रांड में जो गाइस वो लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ता है। ओके, तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मैच करेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। डी जो है गाइस ओलिगोपोली। ओलिगोपोली अभी हम लोग ने देखा प्राइस रिजिडिटी इसका फीचर होता है। ओके, यानी कि सभी सेलर को जो गाइस एक ही प्राइस पे स्टिक होकर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो प्राइस को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं, अदर सेलर भी क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे गाइस प्राइस रिजिडिटी होती है, यानी कि एक ही प्राइस पे जो सारे सेलर लोग जो है वो टिके रहते हैं। ओके, तो प्राइस रिजिडिटी मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से। तो ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो 2020 के पेपर से मैंने उठाया, नेट के पेपर से। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। यहां पे पूछा गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का फीचर पूछा गया। ओके, इन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू। बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, नीचे दी हुई। ओके, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग। फर्म्स आर स्मॉल रिलेटिव टू द टोटल मार्केट। बोलता है कि गाइस की जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट होती है उसमें जो फर्म्स होती है, यानी कि जो सेलर्स होते हैं, वो स्मॉल होते हैं रिलेटिव टू द टोटल मार्केट। यानी कि जो पूरी बड़ी मार्केट है गाइस उसमें एक जो अकेला फर्म है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये डिस्कस किया है अच्छे से कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं, तो एक अकेला जो फर्म है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल मार्केट। तो ये गाइस फीचर है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो ए तो हमारा सही है। ओके, ट्रू है। बी बोलता है नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर। कोई भी सेलर के पास मार्केट पावर नहीं होता, यानी कि बेसिकली ये बोलना चाहता है कि क्या मार्केट में जो सेलर जो है वो प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास मार्केट पावर है या नहीं। तो गाइस यहां पे बोलता है कि नो फर्म्स हैज एनी मार्केट पावर। तो ये तो सरासर गलत बोल रहा है, क्योंकि मार्केट पावर यहां पे होता है। ओके, तो बी तो हमारा गलत हो गया। देयर इज अ इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल, फ्री एंट्री एंड एग्जिट हमको देखने को मिलती है परफेक्ट कंपटीशन में भी एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी। तो ये इसका फीचर है गाइस। ए और सी तो फीचर है। डी बोलता है फ्यू फर्म्स हैव अ मार्केट पावर। बोलता है कि यहां पे जो सेलर्स के पास पावर होता है, फ्यू फर्म के पास ही पावर होता है, यानी कि कुछ ही सेलर के पास जो है मार्केट पावर होता है। बिल्कुल गलत फीचर है ये गाइस। ये फीचर जो है वो बेसिकली ओलिगोपोली का है, वहां पे फ्यू सेलर के पास में जो है पावर होता है। यहाँ पे गाइस सभी सेलर के पास में जो है पावर होता है, तो यहाँ पे भी गलत है, फ्यू सेलर्स के पास पावर नहीं होता। तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा।
देयर इज नो इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। बोलता है कि यहां पे फ्रीडम नहीं होता एंट्री एंड एग्जिट को लेके। तो ये भी ऑप्शन गलत है गाइस। तो यहां पे सही आंसर मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर एक सही है हमारा, यानी कि फर्म्स आर स्मॉल रिलेटेड टू द टोटल मार्केट। और सही गया है गाइस ऑप्शन नंबर सी सही है, देयर इज अ इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। तो ए और सी ही ट्रू है गाइस, बाकी सारे जो स्टेटमेंट वो फॉल्स दिए हुए। ओके, तो यहां पे हमारा आंसर होता है ए एंड सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है गाइस, ये भी 2020 के पेपर से उठाया मैंने। बोलता है सब ऑप्टिमल अलोकेशन अंडर मोनोपोली टू कॉज अ सोशल वेलफेयर लॉस इज ऑफन इन्फर्ड एज। गाइस हम लोग ने मोनोपोली मार्केट में पढ़ा था कि अगर मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोलिस्ट सेलर होता है, वो अगर अपने रिसोर्सेज को यानी कि अपने प्रोडक्शन को बराबर से मैनेज नहीं कर पाता, अगर वो रिसोर्सेज को मैनेज करने में इनएफिशिएंसी दिखाता है, तो उसकी वजह से गाइस सोसाइटी को लॉस बेयर करना पड़ता है, सोसाइटी को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। ओके, तो वो जो कॉस्ट बेयर करते हैं गाइस उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो लॉस सोसाइटी को होता है उस लॉस को क्या कहा जाता है। तो गाइस हम लोग ने मोनोपोली वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उस लॉस को बोलते हैं डेड वेट लॉस। ओके, तो यहां पे सिंपल सा पूछा गया था कि सब ऑप्टिमल अलोकेशन, यानी कि अगर प्रॉपर अलोकेशन नहीं होता है मार्केट में रिसोर्सेज का, तो गाइस सोशल वेलफेयर लॉस होता है, पब्लिक का लॉस होता है गाइस, उस लॉस को क्या बोला जाता है, तो उस लॉस को बोला जाता है डेड वेट लॉस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेसिकली। बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए इसमें से बताना है कि मोनोपोली का कौन कौन सा फीचर है। ओके, तो गाइस पॉइंट देख सकते हो आप। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये फीचर है मोनोपोली मार्केट का, जी हाँ बिल्कुल है। प्राइस मेकर ये भी जो है गाइस मोनोपोली का फीचर है। डी है मार्केट पावर, मार्केट पावर भी जो है मोनोपोली का फीचर है, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला सेलर है उसके पास मार्केट पावर होता है। ओके, मोनोपोली पावर होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये मोनोपोली का फीचर नहीं है, ये बल्कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का फीचर है। ओके, तो सी तो एलिमिनेट हो जाएगा सारे ऑप्शन में से। तो यहां पे हमारा आंसर होने वाला है ए बी एंड डी। तो ए बी डी मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे यह बोलता है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए गाइस, उसमें से हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि 2 कौन सी स्टेटमेंट जो है गाइस वो सही है हमको बताना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, ये भी जो है गाइस 2019 के पेपर से उठाया मैंने, यूजीसी नेट के पेपर से। ओके, ये बोलता है अ सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बोलता है कि मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है उसको हमेशा ऑलवेज जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या ये सही बात है? कैसे बात कर रहे हो सर? आपने बताया कि मोनोपोलिस्ट को जो है वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ओके, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि हमेशा उसको एक्सेस प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ये जो है गाइस वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ओके, बी बोलता है स्विजी किंग द डिमांड कर्व मॉडल इज द बेस्ट नोन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिवली मोर सैटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोली फॉर्म फॉर द प्राइस रिजिडिटी। बी बोलता है कि जो पाउल स्विजी है उन्होंने जो है वो हमको मॉडल दिया है ओलिगोपोली मार्केट में, किंग डिमांड कर्व का मॉडल दिया है जो एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी को। जी हाँ बिल्कुल, ओलिगोपोली मार्केट का जो है वो किंग डिमांड कर्व का जो मॉडल है वो पाउल स्विजी ने दिया है जो एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी को। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे ट्रू है। ओके, सी और डी देखते हैं हम लोग, इसमें से कोई एक गलत है और सही है। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ प्राइस टेकर। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं? जी हाँ बिल्कुल टेकर होते हैं। हम लोग ने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस टेकर होते हैं और बाकी सारे मार्केट में जो सेलर होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं। तो बी और सी यहाँ पे सही है। ओके, डी पढ़ लेते हैं। फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होती है, जो सेलर होते हैं, वो हमेशा जो है वो अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा उनको जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी वो लोग अर्न कर सकते हैं। ओके, तो डी भी गलत है, तो सही ऑप्शन है बी एंड सी। तो बी और सी हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, तो यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन अगेन जो है वो गाइज मोनोपोली के ऊपर पूछा गया है। द मोनोपोली इन्वॉल्व्स सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। गाइज अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन देखा था सब ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस वाला, वही क्वेश्चन जो गाइज थोड़ा जो है वो अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग वर्ड्स चेंज करके बता दिया। ओके, ये भी एग्जाम से उठाया मैंने नेट के। यहां पे बोलता है कि जो मोनोपोली में सोशल कॉस्ट होता है, यानी कि जो पब्लिक को लॉस होता है, जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है,
वो किस वजह से होता है, मोनोपोलिस्ट की किस एक्टिविटी की वजह से जो गाइस वो सोशल कॉस्ट पब्लिक को बेयर करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ओके, तो हम लोग ने वहां पे देखा था कि जब वो अपने रिसोर्सेज को यानी कि अपने आउटपुट को प्रॉपरली मैनेज नहीं करता, तभी जो है गाइस जो सोशल कॉस्ट होता है, सोशल वेलफेयर लॉस होता है। ओके, तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है, लोअर आउटपुट एट हायर कॉस्ट इन अ नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। यानी कि जब मोनोपोलिस्ट जो है वो लोअर आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, आउटपुट को सही से प्रोड्यूस नहीं करता, कम प्रोड्यूस करता है एट हायर कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट जो है वो हाई होता है। ओके, तभी जो है वो मार्केट में जो है पब्लिक को जो है वो सोशल वेलफेयर लॉस होता है, यानी कि सोशल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। बेसिकली यहां पे हमको बताना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या फीचर है, कौन सा एक एसेंशियल फीचर है। ओके, तो यहां पे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए है, मेनी बायर्स बट वन सेलर। क्या ऐसा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि मेनी बायर्स होते हैं और वन सेलर होता है? सर ये तो मोनोपोली मार्केट में होता है, वहां पे एक सेलर होता है और मेनी बायर होते हैं, तो ये तो जो है वो मोनोपोलिस्टिक का फीचर नहीं है। बी देखते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी हाँ, बिल्कुल ये फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ओके, एसेंशियल फीचर है। सी देखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और डी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये भी मोनोपोली का फीचर है। ओके, तो यहां पे एसेंशियल फीचर जो है वो एसेंशियल कंडीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसका आंसर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन आर द फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन। गाइस ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप समझ जाओगे कि यहां पूछना क्या चाहता है। यहां पे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मार्केट होती है जहां पे जो सेलर्स होते हैं, जो फर्म्स होती है, वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, इंडिपेंडेंट इन व्हाट? डिपेंडेंट इन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन। अगर उनको अपने आउटपुट के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, अगर प्राइस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, तो वो गाइस एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो गाइस ओलिगोपोली इसका सही से आंसर होने वाला है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पे जो फर्म्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। ओके, तो इंटरडिपेंडेंट का फीचर अगर आपको याद था तो आप इसका आंसर कर सकते थे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओलिगोपोली मार्केट। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 1 में बताया है टेक्निकल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, ओलिगोपोली, ग्लोबल मार्केट। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि हमको देखना है कि हम लोग को इसमें से पता क्या क्या होता है। जरूरी नहीं है कि आपने जैसा एज इट इज पढ़ा है आपको वही सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी कोई दूसरे टर्म्स भी जो है गाइस वो इंक्लूड करके हमको क्वेश्चन में पूछता है। ओके, तो अब देखते हैं गाइस लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली का मतलब क्या है कि जब भी वर्ड लीगल आपको देखने को मिलता है तो उसका मतलब यहां पे क्या है, लॉ इन्वॉल्व है, कोर्ट यहां पे इन्वॉल्व है। ओके, लीगल यानी कि गाइस यहां पे जो है वो लॉ का इंगेजमेंट है, कानून का इंगेजमेंट होता है उसमें। ओके, तो लीगल मोनोपोली यानी कि एक ऐसी मोनोपोली जो लॉ के जरिए बनाई गई है, लीगल तरीके से बनाई गई है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे मैच करेगा बी का ऑप्शन नंबर 3 से मैच करेगा पेटेंट राइट्स। अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मेरा खुद का है, ओके, मैंने पहली बार उसको प्रोड्यूस किया, किसी और के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो गाइस मैं क्या कर सकता हूं, अपने उस प्रोडक्ट का पेटेंट राइट ले सकता हूं, यानी कि मैं लॉ से क्या कर सकता हूं, उसका पेटेंट करवा सकता हूं। ओके, कोर्ट से मैं उसका पेटेंट करवा लूंगा, उसके बाद में कोई अदर सेलर जो है वो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया गाइस, एक लीगल मोनोपोली क्रिएट कर ली कोर्ट के जरिए। ओके, तो लीगल मोनोपोली मैच करेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 से। तो बी का थर्ड आप देख सकते हो मैच किया है, 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन में मैच किया है। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, ओलिगोपोली से क्या मैच करेगा गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओलिगोपोली का एक फीचर देखने को मिल रहा है हम लोग को, कार्टल। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कार्टल एक फीचर है, यूनिक फीचर है ओलिगोपोली का। कार्टल बेसिकली क्या होता है कि सारे जो सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स जो होते हैं, वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप में क्या काम करते हैं कि हम लोग को प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, ओके, प्रोडक्ट का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है या बढ़ाना है। ओके, तो ओलिगोपोली का फीचर है गाइस कार्टल। तो ओलिगोपोली मैच करेगा कार्टल से। सी का मैच करेगा 4 से। तो आप देख सकते हो सी का 4 जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, और बी का थर्ड मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, आगे भी देखते हैं हम लोग कि टेक्निकल मोनोपोली। अब टेक्निकल मोनोपोली गाइस जो आप देख सकते हो, कोका कोला मैच करेगा इससे, कि कोका कोला के पास जो है टेक्निकल मोनोपोली है। ओके, तो कोका कोला का मैच करेगा टेक्निकल मोनोपोली से। लास्ट में बचा हमारा ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में गाइस मैच करेगा गोल्ड एंड सिल्वर से। तो ये सारे ऑप्शन गाइस मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ओके,
तो गाइज आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन को जो गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, होप कि गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।